अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, कैसे हैं, खैरियत से हैं आप लोग। अच्छा, लास्ट दो सेशन में हम लोगों ने HTML पढ़ी थी और HTML की कुछ चीज़ें हमने सीखी थी। ठीक है, आज जो है हम लोग जो चीज़ लेके चल रहे हैं वो सबसे पहले फ़ोटोशॉप का इंट्रोडक्शन देखेंगे और उसके बाद हम लोग HTML CSS का इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो चलते हैं अभी फ़ोटोशॉप का इंट्रोडक्शन की तरफ। तो फ़ोटोशॉप बेसिकली सबसे पहले ये समझ लें कि हम लोग ये पढ़ क्यों रहे हैं या इसको हम लोग किस हद तक पढ़ेंगे। तो हम लोग सिर्फ उतना ही फ़ोटोशॉप पढ़ेंगे जितना कि एक वेब डेवलपर को के लिए जानना ज़रूरी है। ठीक है, फ़ोटोशॉप एक इसकी अपनी एक अलग ही दुनिया है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग की एक अलग फील्ड है। हम लोग उस सब को कवर नहीं करेंगे, हम लोग सिर्फ वही टूल्स और वही चीज़ें कवर करेंगे जो कि एक वेब डेवलपर के लिए जानना ज़रूरी है और उसको पता होनी चाहिए। सबसे पहले शुरू करते हैं फ़ोटोशॉप में। तो फ़ोटोशॉप में सबसे पहले जो चीज़ चलती है ना, हमारे पास ये देखें एक स्क्रीन के ऊपर आपके पास एक इमेज ओपन की हुई है हमने। ये दरअसल एक फ़ोटोशॉप फाइल है जिसको उर्फ में PSD भी कहा जाता है। इसमें अगर आप देखें राइट साइड के ऊपर हमारे पास एक पेन खुला हुआ है, तो जिसको मैं अगर हाईलाइट भी करूँ तो आपको नज़र आ रहा होगा, ये बेसिकली लेयर्स हैं। ठीक है, तो फोटोशॉप में जो भी काम होता है वो सारे काम लेयर्स में होते हैं और लेयर्स को बारदाना ग्रुप करके रख लिए जाते हैं। उनको डिफरेंट फोल्डर्स, जो फोल्डर्स आपको बने हुए नज़र आ रहे हैं, ये बेसिकली ग्रुप्स हैं। तो फोटोशॉप में कोई भी चीज़ जो होगी वो एक अलग लेयर में होगी। ठीक है, ये चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है कि अगर PSD फाइल है, PSD फाइल के अंदर अगर आप उसको ओपन करते हैं तो उसमें हर चीज़ एक अलग लेयर के अंदर मौजूद होनी चाहिए। अब चलते हैं टूल्स की तरफ। तो सबसे पहले जो टूल आता है वो आता है मूव टूल। ठीक है, अच्छा, अब मूव टूल बेसिकली एक ऐसा टूल है जो कि हमारे पास लेयर्स को या लेयर के कंटेंट्स को एक जगह से दूसरी जगह मूव करने में काम आता है। ठीक है, जिस तरह आप स्क्रीन में देखते हैं हमारे पास ये एक लेयर है फोटो वाली, जिसको भी हम लोग मूव करेंगे मूव टूल को यूज़ करते हुए। ठीक, फॉर एग्जांपल लेफ्ट साइड पे हमारे पास लेयर्स हैं और हमने लेयर सेलेक्ट की हुई है और ये हमारे पास एक इमेज है जो कि हमें रिक्वायर्ड है जिसको मूव करने के लिए, तो हम लोग इसको मूव टूल के थ्रू मूव करेंगे। अच्छा, यहाँ से आगे हमारे साथ स्माइल है। स्माइल जो है हमें फर्दर मूव टूल के बारे में और दूसरे फोटोशॉप टूल्स के बारे में मज़ीद चीज़ें बताएंगे। तो कंटिन्यू करते हैं स्माइल के साथ। स्माइल, आप शुरू करें। हम हमें फॉर एग्जांपल हमारी वेब के लिए एक इमेज रिक्वायर्ड है, सही है, जो कि हमें अपनी वेब पर लगानी है। तो हमारे पास यहाँ पर सबसे पहले एक मूव टूल होता है जिसके जरिए हम इसको सिलेक्ट भी कर सकते हैं और इसको अगर कहीं पर मूव करना है, किसी भी चीज़ को आगे पीछे मूव करना है तो हम उसको मूव कर सकते हैं। इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पर कुछ और भी सिलेक्शन होती है। फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई कोई एक अलग से लेयर बनानी है या अलग से कोई बॉक्स बनाना है कस्टम अपनी तरफ से फोटोशॉप के ऊपर, कोई ज़रूरत पड़ी जाती है। अभी इस केस में तो अभी मुझे ऐसी कोई ज़रूरत नहीं पड़ रही, लेकिन अक्सर ज़रूरत भी पड़ जाती है, सही है। अब फॉर एग्जांपल ये शेप है। अब ये शेप मैं देख रहा हूँ यार, ये 3 शेप है। अगर मुझे अपना एक कस्टम शेप बनाना होगा तो मैं क्या करूँगा। अब ये यहाँ पर हमारे पास शेप बनाने के लिए मुख्तलिफ किस्म के ऑप्शंस आ रहे हैं, लाइक रेक्टेंगुलर शेप है और ये इसी तरीके से सर्कल बनाने का शेप है। तो यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँगा कि यहाँ पर हमने जिस तरीके से ये इसको एक सर्कल बनाया, सही है। और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे ये एक लेयर बनाने के लिए मैं इसको करूँगा कंट्रोल शिफ्ट एन, सही है। कंट्रोल शिफ्ट एन करने पे उसने मुझसे पूछा भाई लेयर का नाम क्या रखना है। मैंने बोला भाई लेयर 1 ही रख दो। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर एक नई फाइल या एक नई लेयर बन गई, सही है। और इस लेयर को सिलेक्ट करके मैंने इस पे ऑल्टर बैक स्पेस दबाया, तो यहाँ पर जो मैंने कलर सिलेक्ट किया हुआ होगा वो कलर उसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ब्लू कलर लेता हूँ और मैं इसको दबाता हूँ ऑल्टर बैक स्पेस, सही है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो यहाँ पे एक ब्लू कलर का सर्कल बन गया, सही है। इसी तरीके से आप लोग अगर इसको कंट्रोल के साथ यूज करेंगे, कंट्रोल बैक स्पेस के साथ, तो जो आपका पीछे बैकग्राउंड वाला जो कलर है वो चूज होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास ये सारे ऑप्शन आ रहे होते हैं। अब जैसे मैंने यहाँ पे ये सर्कल की एग्जांपल दी है, इसी तरीके से यहाँ पर और भी ये सारे ऑप्शन हैं, सही है। तो वापसी आ जाते हैं हमारे मूव टूल के ऊपर। ये तो हमने बेसिक सा वो बनाया था शेप। आप लोग कोई भी शेप बनाए, सही है, कोई इशू नहीं है। अच्छा, इसके अलावा एक बहुत अच्छा ऑप्शन है जो कि बाय डिफॉल्ट जो है ना बंद होता है, वो है ये टॉप पे ऑटो सिलेक्ट।
अब आप लोग देख सकते हैं कि मैं जब मैं किसी भी लेयर पे क्लिक कर रहा था, यहाँ पे वो लेयर ऑटोमेटिकली मूव होना शुरू हो गई थी, लेकिन अब की बार जब मैं किसी इमेज को ड्रैग कर रहा हूँ ना, तो कुछ भी मूव नहीं हो रहा। उसकी वजह ये कि मैंने यहाँ पे ऑटो सिलेक्ट अभी डिसेबल्ड कर दिया। अगर ऑटो सिलेक्ट आप इसको इनेबल करेंगे और आप किसी भी लेयर पे, ये अक्सर जो न्यू कमर्स खासतौर पे होते हैं वो बोलते हैं सर हमारे को लेयर ढूंढने में इतना टाइम लग जाता है, पता नहीं कहाँ पर है लेयर। क्योंकि ये तो अभी छोटा सा एक सेक्शन है। जब आप सोचे आपके पास 5-5, 10-10, 15-15 पेजेस की वेबसाइट आती होंगी, और वो ये तो एक छोटा सा एक सेक्शन है, उसमें 6-6, 8-8 सेक्शन एक पेज पे होते हैं, और आपको किसी एक तीसरे चौथे सेक्शन से एक छोटे सा एक बॉक्स एक्सट्रैक्ट करना है, तो आप तो यहाँ पे ढूंढते ढूंढते यहीं पे पूरे हो जाएंगे। क्लाइंट ने आपको 2 घंटे का काम दिया, आपको 1 घंटा तो खाली एक चीज एक्सट्रैक्ट करने में निकल जाएगा। सही है। तो फोटोशॉप में एक बहुत अच्छा ऑप्शन है ऑटो सिलेक्ट। उसमें क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको ये 3 डॉट चाहिए, तो इन 3 डॉट्स के ऊपर जाएं और उसको सिलेक्ट करें, तो वो देखें ऑटोमेटिकली यहाँ पर ना वो शेप सिलेक्ट हो जाएगा। हम बटन को ले लेते हैं, देखें ऑटोमेटिकली यहाँ पर वो सिलेक्ट हो जाएगा। तो ये काफी अच्छा यूजफुल ऑप्शन है। इसकी भी हमें काफी बहुत ज्यादा, बल्कि तकरीबन इसको मैं इनेबल ही रखता हूँ, इसको मैं कभी भी डिसेबल नहीं। तो चले मूव करते हैं, हम इमेज को एक्सट्रैक्ट करना शुरू करते हैं। तो मुझे भाई एक इमेज चाहिए। अब ये जैसे ये इमेज है, इस इमेज को अब देखें, अब हम लोग जब आगे CSS पढ़ेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि हम ये सर्कल शेप्स हैं, ये हम क्या कहते हैं CSS के थ्रू भी बना सकते हैं, लेकिन डिपेंड करता है वो। हम अभी सिर्फ हम बेसिक्स पे चल रहे हैं। तो अगर मुझे बगैर इस सर्कल शेप के इमेज चाहिए तो मैं जस्ट क्या करूँगा, मैं यहाँ पर बगैर, ये देखें ये पूरे फोल्डर में एक वो इमेज आ रही है। सही है। तो अगर मुझे सिर्फ ये इमेज निकालनी है इस पूरी लेयर्स में से, इस इमेज को एज अ PNG या एज अ JPG सेव करनी है, तो मैं किस तरीके से सेव करूँगा? तो उसका बड़ा आसान तरीका है, आप राइट क्लिक करें, सही है, इसको डुप्लीकेट लेयर करें। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर आ रहा है डॉक्यूमेंट। सही है, ड्रॉप डाउन में डॉक्यूमेंट आ रहा है, आप इसको न्यू सिलेक्ट करें, न्यू सिलेक्ट करके ओके कर दें। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर मेरे पास एक ऊपर नया टैब खुल गया जिसके अंदर सिर्फ ये इमेज पड़ी। तो सिर्फ ये इमेज पड़ी हुई है। अब आप लोग देख सकते हो यहाँ पर तो ये सर्कल के अंदर है, सही है, लेकिन यहाँ पर ये सर्कल के अंदर नहीं है। इसको भी हम आगे जाके कवर करेंगे कि यहाँ पर ये सर्कल में क्यों नहीं आ रहा, यहाँ पर क्यों सर्कल के अंदर है। तो फिलहाल मुझे एक इमेज चाहिए जो कि इसी शेप में चाहिए फॉर एग्जाम्पल। तो अभी हम देखेंगे कि यार हम दबाएंगे कंट्रोल अल्टर शिफ्ट एस की, समझ ले, कंट्रोल अल्टर शिफ्ट एस। तो वो क्या दबाए, वो क्या करेगा, वो करेगा सेव फॉर वेब। पहले तो हम इससे पहले भी हम सेव फॉर वेब को समझ लेते हैं। हमारे पास अगर हम ऊपर मेन्यूज में फाइल्स के अंदर जाए तो हमारे पास कुछ ऑप्शन आ रहे होते हैं। एक तो हमारे पास सेव है, एक हमारे पास सेव एज है। सही है। अच्छा, सेव क्या करता है, सेव क्या करता है, सेव पे जब आप जाएंगे तो आप या तो इसको एज इट इज PSD में सेव कर लें, या फिर आप इसको और भी एक्सटेंशन में सेव कर सकते हैं। यहाँ पर आपको JPG भी आ रहा है, PNG भी आ रहा है, और इसमें तकरीबन सारे ऑप्शन आ रहे हैं। सही है। हम इस तरीके से भी इस फाइल को सेव कर सकते हैं, और हमारे पास दूसरा तरीका भी होता है जो कि होता है सेव एस। सही है, सही है। ये मूव कर दिया इन लोगों ने फोटोशॉप में। इसका जो प्रीवियस वर्जन था फोटोशॉप का, उसके अंदर सेव फॉर वेब जो है वो यहीं पर आता था। तो अभी इन लोगों ने एक्सपोर्ट के अंदर इसको मूव कर दिया। तो यहाँ पर देख सकते हो आप लोग, यहाँ पर इन्होंने शॉर्ट की भी बताई हुई है, अल्टर शिफ्ट कंट्रोल एस। तो कंट्रोल शिफ्ट अल्टर एस, या कोई भी इसको आगे पीछे कर ले, बात एक ही है। बस ये सारी कीज एक साथ दबानी होती है। तो सेव फॉर वेब, हम जब भी वेब के लिए कोई इमेज को एक्सपोर्ट करते हैं तो हम हमेशा इस ऑप्शन को चूज करते हैं। अच्छा, इस ऑप्शन को चूज करने की वजह क्या है कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, इसके अंदर मजीद हमारे पास ना बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं। ये हमें यहाँ पे फाइल साइज भी बता रहा होता है कि भाई अगर आप इसको क्या कहते हैं मजीद ऑप्टिमाइज करना चाहते हैं, और ये भी इसका करंट फाइल साइज क्या होगा अगर आप इसको वो क्या कहते हैं एक्सपोर्ट करेंगे एज अ PNG एज अ JPG। सही है। तो अब ये देखो, ये हो गई है 276.1 KB की। सही है।
तो अगर मैं इसको PNG में करूंगा तो भाई ये कितने साइज की हो जाएगी, तो ये बता रही है आपको ये 1.995 MB की फाइल हो जाएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जब हम वेब बना रहे होते हैं तो हमें मैक्सिमम ऑप्टिमाइज और हमें उसको हाई क्वालिटी में भी रखना होता है कि वो इमेज पिक्सेलेटेड ना हो, और हमें उसको ऑप्टिमाइज भी करना होता है। तो सेव फॉर वेब में जब हम जाके इसको इमेज को एक्सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं तो हमारे पास एक अच्छा ऑप्शन ये आ जाता है कि हमारे पास ये साइजेस भी बता रहा होता है। जब हम सेव करते हैं ना तो हमारे को सिर्फ ऑप्शन आ रहा होता है कि आपको सिर्फ फाइल सेव करनी है। अब फाइल साइज कितना रखना है, उसको कितनी विड्थ रखनी है, कितनी हाइट रखनी है उस इमेज की, वो सारे ऑप्शन जो है वो आपको सेव फॉर वेब में मिल रहे होते हैं। सही है। तो अभी हम सबसे पहले देख लेते हैं, यहाँ पर हमारे पास एक खूबसूरत सा लड़का है, खूबसूरत ही है माशाल्लाह। तो इसको हमें एक्सपोर्ट करना है। अब हम सबसे पहले मिसाल के तौर पर भाई मैंने बोला इसको PNG फॉर्म में इसको एक्सपोर्ट कर दो। तो मैं जैसे सेव करूंगा ये मुझसे डेस्टिनेशन पूछेगा भाई किधर सेव करना है। मैंने उसको बोला भाई आप इसको डाउनलोड्स में चलो सेव कर लो। सही है। नाम रखते हैं आप कुछ भी, सेव रखते हैं इसको। सही। तो ये मेरे पास यहाँ पर सेव करके एक इमेज सेव हो। सही है। तो मैं खोल लेता हूँ। तो ये मेरे पास ये इमेज अब एज PNG फॉर्म में पड़ी है। आप इसको किसी भी फॉर्म में सेव कर सकते हैं। सही है। आप JPG में चाहें JPG में करें, PNG में चाहें PNG में करें। सही है। तो आपके पास ये ऑप्शन हो। लेकिन अभी एक इशू और है। सही है। वो ये कि जब मैंने इसको सेव किया तो आप लोगों को फील हो रहा होगा कि इमेज बड़ी है और उसके अंदर, इसको मैं जरा ना वेब पे खोलता हूँ ताकि आपको और ज्यादा आइडिया हो। ये देख, इमेज इतनी बड़ी है, उसके अंदर इतना छोटा सा पार्ट आ रहा है। सही है। तो नॉर्मली हम इस तरीके से इमेजेस अपलोड नहीं करते, या इस तरीके से इमेज एक्सट्रैक्ट नहीं अच्छा करते। एक मिनट, इसमें इस थोड़ा समझ लें कि इमेज का जो एरिया है ना, या इमेज की जो बॉडी है वो ज्यादा है, विड्थ और हाइट ज्यादा है, लेकिन कंटेंट जो है वो थोड़े से पार्ट में है। ठीक है। तो ये चीज मतलब इसमें कहने का मकसद है कि इमेज जो जी जी। कंटेंट है वो छोटे से पार्ट में, तकरीबन कोई 200 बाई 400 पिक्सल के पार्ट में उसकी इमेज है, और बाकी जो जितना भी आपको ग्रे पार्ट नजर आ रहा है या यहाँ पर जो खाली एरिया नजर आ रहा है वो सारा भी इमेज के साथ आ गया, जो कि हमें यूज नहीं करना होगा वेब में, और हम लोग कर भी नहीं सकते उसको। तो उसके लिए हम उसको बिल्कुल। क्रॉप करेंगे या स्लाइस करेंगे। ठीक है। इसके इसकी एक एग्जांपल और दे देता हूँ मैं। तो एक मैं नई लेयर बनाता हूँ और उस नई लेयर को ब्लू इसमें ले आके इसको एज PNG करता हूँ, तो और मजीद क्लियर हो जाएगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। सही है। ये देखें, ये ब्लू एरिया जो आ रहा है ना, ये हमें वेब के ऊपर नहीं चाहिए होता। आप ट्विटर यूज करते हैं, आप फेसबुक वगैरह यूज करते हैं, तो आप लोगों ने देखा होगा कि जब आप इमेज अपलोड करते हैं तो हमेशा वो ट्रांसपेरेंसी जितनी होती है वो इस इमेज की हटा देता है, और हमेशा उन्होंने कोई भी आइकन यूज किया होता है उसके पीछे कोई बैकग्राउंड नहीं होता, वो हमेशा ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड के आइकन यूज हो रहे होते हैं, हर चीज ट्रांसपेरेंट होती है बैकग्राउंड। तो यहाँ पर हमें वो ट्रांसपेरेंसी हटानी होती है। तो उसके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, उसके अंदर आप इमेज में जाए, ऊपर मेन मेन्यू के अंदर इमेज में जाए, और ये यहाँ पर आ रहा होता है ट्रिम। सही है। और आप इसको बोलते हैं कि भाई टॉप बॉटम राइट लेफ्ट जितने भी एरिया एम्प्टी हैं उस पे आके उसको, इसके ट्रांसपेरेंट पिक्सल जो है उसको ट्रिम कर दो। तो वो क्या करेगा, ये इस इमेज में अप्लाई करेगा। अब हम जब इसको सेव करेंगे दोबारा से PNG के अंदर। सही है। अच्छा, इसके दो एडवांटेज होते हैं। एक तो हमारा फाइल साइज भी कम हो जाता है। सही है। और इसके अलावा हमारे पास उस इमेज की विड्थ हाइट भी छोटी हो जाती है। ये जब हम CSS में जाएंगे तो आप लोगों को मजीद क्लियर हो जाएगा कि इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है। नॉर्मली तो स्ट्रिंग के करने के एडवांटेज ही है, डिसएडवांटेज तो अब जब मैं ये इमेज खोलूंगा ना वेब के ऊपर तो आप देखिएगा अब ये बिल्कुल क्लीन और शार्प इमेज, कोई राइट लेफ्ट से किसी किस्म का कुछ नहीं है। जिस तरह हमें इमेज निकालनी थी उसी तरीके से ये इमेज निकल गई। अब आप इस इमेज को आराम से यूज कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, एक चीज और मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ, PNG और JPG को हम समझ लेते हैं।
पीएनजी इमेज के बैकग्राउंड में कभी भी कोई कलर नहीं होता। हमने जब इस इमेज को एज अ पीएनजी सेव किया था, सही है, जब हमने इस इमेज को एज अ पीएनजी सेव किया था, तो अगर मैं इसको अभी यहाँ पर सेव करके देखूँ दोबारा से, सही है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये यहाँ पर उसने एक एज अ ट्रांसपेरेंट इमेज ऐड कर दिया। अगर मैं यहाँ पर इसको अपने विंडोज के टूल पे खोलूँ, तो जो हमने ट्रिम जब हमने यूज किया था, तो आप देख सकते हो कि हमारे पास सिर्फ उतना कैनवस, उतनी ही इमेज दिख रही है, लेकिन टेक्निकली ये इमेज इतनी है नहीं। इमेज है तो बड़ी, लेकिन उसके पीछे बैकग्राउंड क्योंकि ट्रांसपेरेंट होता है, पीएनजी के पीछे हमेशा नॉर्मली बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट होता है। अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि पीएनजी के पीछे कोई बैकग्राउंड ना हो, ऐसा हो सकता है पीएनजी के पीछे, लेकिन जो हमारे को लॉस कहते हैं या हमारे को कह ले के डेफिनेशंस जो होती हैं, डेफिनेशंस ये कहती हैं कि पीएनजी का मतलब ये होता है कि वो पीछे ट्रांसपेरेंट वाली जो इमेज हो वो पीएनजी है। लेकिन जेपीजी आप जब भी सेव करेंगे, जेपीजी आप जब भी सेव करेंगे, अभी हम यहाँ पे इसको ना जेपीजी में कन्वर्ट करें, सही, तो इसको जेपीजी में सेव करके, अच्छा मजे की बात ये फील यहाँ पर इसलिए नहीं हो रहा होगा क्योंकि विंडोज का जो अपना डिफॉल्ट बैकग्राउंड है वो भी वाइट ही होता है, तो वेब पर ना ये सही से समझ में आएगा आपको। ये देखिए, ये ट्रांसपेरेंट थी, ब्राउजर बाय डिफॉल्ट ग्रे कलर डाल देता है पीएनजी ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड के पीछे, और जेपीजी का बाय डिफॉल्ट जो होता है वो वाइट होता है। तो ये हमेशा जेपीजी होता है वो हमें बाय डिफॉल्ट जो है उसके ऊपर व्हाइट कलर लगा देता है। तो इस वजह से हम नॉर्मली, अच्छा ये डिपेंड करता है कि कब हमें पीएनजी यूज करनी है, कब जेपीजी यूज करनी है। उसका सबसे अच्छा जो तरीका है वो ये है कि जब भी मल्टी कलर इमेजेस होगी, अब जैसे हमारे पास ये भाई साहब है, ये भाई साहब की इमेज के अंदर अगर आप देखें तो पिंक भी है, पर्पल भी है, ब्लैक भी है, व्हाइट भी है, बहुत सारे मल्टी कलर। तो जब भी हम मल्टी कलर वाली इमेज यूज करेंगे वेब के ऊपर, तो हम हमेशा जेपीजी यूज करेंगे। और जब भी हम सिंगल कलर की इमेज यूज करेंगे, लाइक फॉर एग्जांपल कोई आइकन है, कोई आइकन है जो एक सिंगल कलर में, तो हम हमेशा पीएनजी यूज करेंगे। उसकी वजह मैं बताता हूँ। अभी हम सबसे पहले दोबारा से इसको ना ट्रिम करते हैं, सही है। अब आप लोग एक बड़ा जबरदस्त मैजिक देखिएगा। अब ये देखें, ये मल्टी कलर इमेज है, इसमें देखें बहुत सारे कलर्स आ रहे हैं इस इमेज के अंदर। मैं इसको जब यहाँ पर जेपीजी सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ पर आप देखो इसका फाइल साइज बन रहा है 188.6 KB, सही है, 188.6 KB इसका फाइल साइज बन रहा है। लेकिन जब मैं इसको पीएनजी में लेके जाऊंगा ना, तो ये 1.583 MB, मतलब डबल क्या, डबल से भी ज्यादा इसने फाइल साइज बना लिया, 10 टाइम्स इसने अपने फाइल साइज को बढ़ा लिया। अब एक ही इमेज है, एक ही विद हाइट है, सब चीजें सेम है, सिर्फ पीएनजी और जेपीजी को मैंने कन्वर्ट किया कि भाई इस इमेज को एज अ पीएनजी एक्सपोर्ट करो या इस इमेज को एज अ जेपीजी एक्सपोर्ट करो, और उसने फाइल साइज देखें कितना चेंज कर लिया। तो हमेशा जब भी आप लोग फ्यूचर में वेब बनाएंगे, तो आप इस चीज का हमेशा ख्याल रखेंगे। आप सबसे पहले देखेंगे कि इमेज मल्टी कलर है या सिंगल कलर। अगर इमेज मल्टी कलर है और उसके पीछे भी बैकग्राउंड है, इमेज के पीछे भी बैकग्राउंड है, मल्टी कलर है, तो आप हमेशा जेपीजी यूज करेंगे। इमेज सिंगल कलर में, पीछे कोई कलर नहीं है इमेज के, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर कोई आइकन हम लोग ना देखते हैं, पीएनजी आइकन, अब आप लोग देख सकते हो ये सिंगल कलर की इमेज है। अब मैं इसको सेव कर दूं एज अ पीएनजी। अब देखो सिंगल कलर के केस में क्या हुआ, जब मैंने इसको पीएनजी चूज किया तो इसका फाइल साइज क्या आ रहा है, 11.53 KB। ये सिंगल कलर इमेज है, इसमें कोई दूसरा कलर नहीं है, और इसका बैकग्राउंड भी ट्रांसपेरेंट है, तो इसके फाइल साइज क्या आ रहा है, 11.53 KB पीएनजी के केस में। लेकिन जब मैं इसको जेपीजी में लेकर जाता हूँ, तो ये आ रहा है 19.08 KB, फाइल साइज बढ़ गया। तो हमेशा इस चीज का ख्याल रखना, जब भी आप मल्टी कलर इमेज यूज करो,
तो आप हमेशा जेपीजी में एक्सपोर्ट करो, और जब भी आप पीएनजी, जब भी आप सिंगल कलर विद ट्रांसपेरेंट इमेज यूज करो तो आप हमेशा पीएनजी में एक्सपोर्ट करो। इसके अलावा और भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, वो जिफ है और वेबपी है। जिफ तो खैर सबको पता होगा, वो जो एनिमेटेड इमेजेस होती हैं वो जिफ कहलाती हैं। बाकी इसके अलावा वेबपी और इसके अलावा और बहुत सारे एक्सटेंशन हैं, वो हम आगे कवर करेंगे कि वो सब चीज़ें क्या। अब हम चलते हैं आगे, और अब हम अच्छा, अब मेरे पास एक केस है। वो केस क्या है, मुझे ये इमेज है ना सर्कल शेप में चाहिए। ये इमेज रेक्टेंगल शेप में है ना, मुझे ये इमेज सर्कल के शेप में चाहिए। तो सर्कल, अब मैं कैसे इस इमेज को सर्कल में निकालूं? तो सबसे पहले मैं एक सर्कल बनाऊंगा। सही है, एक नई लेयर ले लेते हैं। अच्छा, आप फोटोशॉप में हमेशा प्रैक्टिस रखिएगा कि आप जब भी काम करें हमेशा नई लेयर बनाएं। नई लेयर बनाने का तरीका है कंट्रोल शिफ्ट एन। सही है, नई लेयर बनाने का तरीका है कंट्रोल शिफ्ट एन। वरना आप ऊपर ये लेयर का ऑप्शन देख रहे हैं, ये देखिए आपको शॉर्ट कीज हमेशा मिल जाएगी ऊपर। ये जितनी भी मैं शॉर्ट कीज यूज कर रहा हूँ ये सब आपको ऊपर मेन मेन्यू में मिल जाएंगे। आप लेयर्स में जाए, न्यू लेयर में जाए, और यहाँ पर आप यहाँ से भी लेयर बना सकते हैं। वरना हमेशा आपको इंटरनेट पे चीट शीट भी मिल जाएगी शॉर्ट कीज की। ये शॉर्ट कीज हमेशा याद रखें, इसको याद करना शुरू करते हैं आज से कि किस चीज की कौन सी शॉर्ट की है। क्योंकि जब आप प्रोफेशनल लाइफ में आते हैं तो आपके पास माउस चलाने का टाइम नहीं होता, ज्यादा आप कीबोर्ड ही यूज कर रहे होते हैं, क्योंकि आपको जल्द से जल्द डिलीवर करनी है। यहाँ पर मैं एक सर्कल बना लेता हूँ। अब यहाँ पर सर्कल बनाओ। सही है, ये लेयर सिलेक्ट, अच्छा लेयर सिलेक्ट करना भी जरूरी है। सही, अभी देखो जैसे मैंने वो गो टू मीटिंग पे चला गया था तो यहाँ से फोकस आउट हो गया था, तो फिर अल्टर बैक स्पेस नहीं चलेगा। यहाँ पे लेयर को सिलेक्ट करना भी जरूरी है। तो अब जब मैं अल्टर बैक स्पेस दबाऊंगा तो यहाँ पर ये ब्लू कलर आ जाएगा। सही है, अच्छा ये वो असल में कट गया, दूसरी बना लेता। सही है, और यहाँ पर मैं एक सर्कल लेता हूँ। और यहाँ पर मैं अल्टर बैक स्पेस दूंगा। ये मेरा सर्कल आ गया। अब मुझे मैंने जितने का सर्कल लिया है उस सर्कल जितनी मुझे ये इमेज सर्कल शेप में चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो मैं इस लेयर को कंट्रोल और स्टार्टिंग ब्रैकेट वाला जो ऑप्शन होता है ना, अगर आप लोग देखो अपने कीबोर्ड में तो P के बराबर में स्टार्टिंग ब्रैकेट वाले जो ऑप्शन होते हैं उसको अगर आप दबाओगे तो क्या कहते हैं, लेयर नीचे जाएगी, और क्लोजिंग ब्रैकेट वाला अगर ऑप्शन दबाओगे तो लेयर ऊपर जाएगी। सही है, ये आप लोग नोट कर लें। कंट्रोल दबा के स्टार्टिंग ब्रैकेट वाला अगर ऑप्शन दबाओगे तो लेयर नीचे जाएगी, और क्लोजिंग ब्रैकेट वाला अगर ऑप्शन आप दबाओगे तो लेयर ऊपर जाएगी। तो आप क्या करना है, आपको जो सर्कल आपने बनाया उस लेयर को नीचे रखना है, इमेज को सिलेक्ट करना है। इमेज को सिलेक्ट करने के बाद आप लोगों ने प्रेस करना है ऑल्टर की। ऑल्टर की जैसे आप दबाओगे ना तो आप ये देख रहे हो मेरा ये एरो का निशान बना हुआ आ रहा है। सही है, ये एरो का निशान बना हुआ आ रहा है। ये एरो का निशान जैसे ही बना हुआ है आप इस पे क्लिक दबा दो तो ये क्या हो गया, वो अंकल सर्कल के अंदर चलेगा। एक दफा और बता देता हूँ। सबसे पहले तो आपने क्या करना है, आपने एक सर्कल बनाया, लेयर ऊपर है वो, उस लेयर को सबसे पहले आपने कंट्रोल स्टार्टिंग ब्रैकेट वाला ऑप्शन दबा के, कंट्रोल स्टार्टिंग ब्रैकेट वाला ऑप्शन दबा के सबसे पहले तो उस सर्कल वाली लेयर को नीचे लेके जाना। फिर ऑल्टर दबाना है। ऑल्टर दबाने के बाद इसके ऊपर लेयर के ऊपर जैसी ये निशान है आपने माउस का क्लिक दबा देना। तो क्लिक दबाएंगे तो वो अंकल अंदर चले जाएंगे। फिर आप उस अंकल को एडजस्ट कर लें जैसे भी आपको एडजस्ट करना है। आपने देखा कि ये सर्कल आपका थोड़ा सा छोटा है तो आपने इस सर्कल को थोड़ा सा बड़ा कर दिया। सही है, एक शॉर्ट की और बता रहा हूं मैं। ये सर्कल को मैंने सिलेक्ट कैसे किया था, यहाँ पर मैंने सिलेक्ट किया हुआ है लेकिन यहाँ पर अभी निशान नहीं आ रहे थे। तो वो निशान का तरीका क्या है, आपने दबाना है कंट्रोल T। सही है, और ऑल्टर दबा के आपने उस सर्कल को
बड़ा या छोटा करके अब उस अंकल को जैसे भी आपने सेटिंग बिठानी है आपने उसको सेटिंग बिठाई, फिर आपने क्या किया, आपने ट्रिम किया, और ट्रिम करने के बाद आपने अपनी खूबसूरत से प्रोफाइल पिक्चर बना ली। सही है, फिर बाकी तो आप लोग ऑप्शंस पता है। हमारे मूविंग टूल और इसी तरीके से मार्क्यू टूल्स के बारे में पढ़ा था। अब जो आगे के हम टूल पढ़ने वाले हैं वो थोड़ा स्पीड अप में इसलिए जाएंगे क्योंकि वो इतना मेजर फ्रीक्वेंटली या हमारे को एज अ वेब के अंदर एज अ वेब डेवलपर इतने ज़्यादा हमें यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो प्योरली ग्राफिक डिज़ाइनर्स जो कि वेब बनाते वेब के डिज़ाइन करते हैं, मोबाइल ऐप डिज़ाइन करते हैं या ब्रोशर या कोई भी चीज़ें डिज़ाइन करते हैं, उन लोगों को ज़्यादा यूज़ में आ रही होती है, हमारे यूज़ में इतना नहीं आती। सही है, तो उनमें से जो अभी हम लोगों ने अब तक जितना भी पढ़ा है उसमें कुछ बेसिक और चीज़ें रह गई हैं, वो मैं आपको जल्दी से कवर करवा देता हूँ। ये हमारे पास कुछ ऊपर के ऑप्शंस आ रहे हैं। सही है, इन ऑप्शंस में हमारे पास अलाइनमेंट के ऑप्शंस भी हैं कि अगर हमें कोई चीज़ अलाइनमेंट चाहिए और हम क्या ढूंढते फिरेंगे कि यार ये यहाँ पे सेंटर है, यहाँ पे लेफ्ट है, यहाँ पे राइट है, तो उनके लिए हमारे पास बेसिक से ये ऑप्शंस हैं। ये देखिए, ये सेंटर हो गया, ये टॉप हो गया, ये बिल्कुल बेसिक बेसिक अब मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कवर करूंगा। सही है, और इसी तरीके से ये राइट लेफ्ट के हैं, और फिर ये वर्टिकल सेंटर है या हॉरिजॉन्टल सेंटर है। सही है, तो अगर आपको कोई अपना एलिमेंट किसी कैनवस के सेंटर में, राइट में, लेफ्ट पे, टॉप पे, जैसे मैंने इसको बोला भाई टॉप और राइट पे चलेगा तो वो उधर एलिमेंट चलेगा। सही है, फर्दर हम लोगों ने आगे अभी पढ़ा था कि सर्कल बनाना। सही है, अब हम सर्कल, रेक्टेंगल, स्क्वायर ये सब तो बना लेते हैं, लेकिन अगर हमें कोई कस्टम शेप की चीज़ चाहिए तो हम किस तरीके से उस लेयर को बनाएंगे, उसके लिए हम ये लैसो टूल यूज करते हैं। सही है, ये इस तरीके से, ये खैर इतना यूज में नहीं आ रहा होता, इसलिए इसको ज़्यादा डिटेल में बताने की भी मुझे भी मतलब ज़रूरत फील नहीं होती। मैजिक टूल बहुत ज़्यादा यूज होता है, खासतौर पे जब आप स्लाइसिंग या आप इमेज के अंदर से पर्टिकुलर पार्ट को सिलेक्ट करके निकालना चाह रहे हो। फॉर एग्जांपल मैं इसका ये वाला हिस्सा, अच्छा मैजिक टूल चलता है कैसे, सबसे पहले मैं उसको बता दूं। तो मैजिक टूल ये देखता है कि सिमिलर कलर कहाँ पर आ रहा है। सही है, अब ये देखो मैंने इसकी शर्ट, ये क्योंकि ये पूरे हिस्से पे एक सिमिलर कलर था, तो मैंने जैसे यहाँ पे क्लिक किया उसको सेम कलर के जो हिस्सा है वो उसको उठा लिया। सही है, तो जब हम कोई चीज मतलब पिक्चर एडिटिंग कर रहे होते हैं, इमेज एडिटिंग कर रहे होते हैं ना, और उस इमेज में हमें कलर्स को मतलब किसी को, वो अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, लोग अपने चेहरे के दाने मिटा रहे होते हैं और इस टाइप की चीजें कर रहे होते हैं पिक्चर एडिटिंग में, तो उसके अंदर ज्यादातर मैजिक टूल भी यूज हो रहा होता है। सही है, उसके बाद हमारे पास ये क्रॉप टूल है। क्रॉप टूल सिंपल है, अगर आपको कोई भी चीज क्रॉप करनी हो, सही है, तो आप उसको क्रॉप टूल को सिलेक्ट करें और फिर आपको जो चीज क्रॉप करनी है उसको क्रॉप करके उसके बाद आप उसको सेव कर सकते हैं। अच्छा, फर्दर हमारे पास फ्रेम टूल है। कोई भी चीज आपको एज अ फ्रेम या एज अ एक शेप में चाहिए, अभी मैंने बीच में उसका एक और दूसरा तरीका भी बताया था, लेकिन एक तरीका ये भी है कि आप पहले एक फ्रेम बनाएं, उसके बाद उस इमेज को उठा के उसको डाल दें, उसको एक फ्रेम में लिया। सही है, इस्माइल एक और चीज, जो क्रॉप टूल बताया, क्रॉप और ट्रिम तकरीबन सेम है, सिर्फ ट्रिम ये करता है कि वो सिलेक्टेड एरिया को करता है, और क्रॉप में आप खुद से अपनी मर्जी से डिसाइड करते हो कि आपने क्या क्रॉप करना है। एग्जैक्टली। ठीक है, ट्रिम और क्रॉप में एक डिफरेंस ये है कि ट्रिम जो है वो देखता है कि ट्रांसपेरेंसी एरिया कितना है, वो सारा ट्रांसपेरेंसी एरिया ऑटोमेटिकली रिमूव कर देता है, लेकिन क्रॉप में आपको मैनुअल बताना पड़ता है कि भाई यहाँ से लेके, जैसे क्रॉप का, सही है, क्रॉप में मैंने उसको बोला भाई इतने एरिया को क्रॉप करो, तो वो आपको ये मैनुअल बताना पड़ता है। ट्रिम में वो खुद ही देखेगा, खुद ही ऑटोमेटिकली देखेगा कितना ट्रांसपेरेंसी एरिया और उसको ट्रिम कर देगा। ठीक है, इसके बाद ये हमारे पास ये ब्रश टूल है। ब्रश टूल में आप ऊपर से ब्रश चूज करें, ये बिल्कुल नॉर्मल तकरीबन हर किसी को आता है, ये तो विंडोज के अपने उसमें भी और तकरीबन हर एडिटिंग ऐप के ऊपर ये ब्रश टूल अवेलेबल होता है। सही है, अच्छा उसके बाद हम आ जाते हैं ये रेजर टूल। रेजर टूल आप सबको पता है कि सिंपल अगर कोई भी चीज़ आपको मिटानी हो तो आप उसमें रेजर टूल के थ्रू उसको मिटा सकते हैं।
ग्रेडियंट क्या करता है, बस आप कोई भी ग्रेडियंट बेसिकली दो मल्टी कलर को मिक्सचर को कहते हैं। तो तब भी दो कलर का कोई शेप या कोई डिजाइन बनाना हो, ये मैं आपको ये टूल्स इसलिए जल्दी जल्दी लेके चल रहा हूँ, उसकी वजह ये है कि ये हमारे लिए अभी इररेलेवेंट है, क्योंकि हम ग्राफिक डिजाइनिंग नहीं कर रहे, हम सिर्फ वेब डिजाइनिंग कर रहे हैं। तो मैं सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूँ, क्योंकि ये हमारे वेब डेवलपमेंट के अंदर ये इन चीज़ों की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए मैं जस्ट आप लोगों को इसका ओवरव्यू दे। तो अगर आपको कोई ग्रेडियंट लेयर बनानी है या कुछ करनी है, तो आप इस तरीके से उसके अंदर कोई शेप बनाना हो, कुछ करना हो, कलर चूज कर लें आप यहाँ से कोई भी, और फिर उसके बाद उसको ग्रेडियंट शेप में कोई इफेक्ट बनाना हो। लोग बहुत कुछ बनाते हैं, ये तो सिंपल सा है, सही है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास ब्लर टूल है। ब्लर टूल क्या करता है, पहले मैं आप ब्लर टूल बेसिकली आपने वो जो DSLR इफेक्ट होता है बैकग्राउंड में, अक्सर चीज़ें ब्लर हो रही होती हैं, तो ब्लर टूल बेसिकली वही काम करता है। अगर ये देखो मैं ब्लर टूल लेके इसके ऊपर इमेज के ऊपर से उसको मूव करना शुरू करूं, इसको क्लिक कर करके, तो अब इन दोनों इमेज को आप कंपेयर करें तो देखिए एक ब्लर हो गई है और एक शार्प प्रिंट है। तो ब्लर टूल में हम जस्ट इस तरीके से कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो एक और मेजर टूल है वो है टेक्स्ट टूल। टेक्स्ट टूल भी सिंपल है, तकरीबन सबको ही आना चाहिए। और टेक्स्ट टूल की हमें ऐसा कुछ ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन समटाइम्स हमें वेब के अंदर ज़रूरत पड़ जाती है। लेकिन ज़्यादातर वेब के अंदर हमें डिज़ाइन के अंदर से ही ज़रूरत पड़ती है कि हम खाली देख लेते हैं कि भाई ये फॉन्ट कौन सा है, एक्स्ट्रा बोल्ड है, अच्छा ठीक है, इसका फॉन्ट साइज क्या है। और मेरे पास असल में फॉन्ट इंस्टॉल्ड नहीं है, इस वजह से ये इस तरीके से बिहेवियर कर रहा है। अगर कोई फॉन्ट इंस्टॉल ओपन सेंस भी इंस्टॉल है तो बेसिकली आप यहाँ से उसको देख सकते हो। इसके फॉन्ट के मजीद ऑप्शन में अगर आप जाओगे तो यहाँ पर वो आपको डिटेल में बता देगा कि भाई ये फॉन्ट की लाइन हाइट क्या है, इसका टेक्स्ट अलाइनमेंट क्या है, राइट है, लेफ्ट है, और फॉन्ट वेट कौन सा है। आई होप फॉन्ट वेट, टेक्स्ट अलाइन और राइट लेफ्ट ये सब चीज़ें आप लोगों ने शुरू के लेक्चर में पढ़ ली होगी CSS की। नहीं पढ़ी तो हम जब अगर आगे डिटेल में जाएंगे तो वहाँ पर आपको ये हम डिटेल में समझा दें। सही है, ये ट्रांसफॉर्म वगैरह ये सारी चीज़ें ये आपको टेक्स्ट के टूल में पता चल जाती है। तो फोटोशॉप का बेसिक ओवरव्यू इतना ही था। एज अ वेब डेवलपर इतना फोटोशॉप आना आप लोग, तो अपने नेक्स्ट उसकी तरफ चलते हैं। हमने फोटोशॉप का बेसिक वॉक थ्रू और बेसिक टूल्स हमने देख लिए, अब इंट्रोडक्शन टू CSS की तरफ मूव करते हैं। CSS को अगर मैं कहूँ कि CSS को हम अपनी रियल लाइफ में कहाँ देखते हैं, तो हम तकरीबन अगर आप देखो तो CSS हम अपनी रियल लाइफ में हर वक्त देखते हो। आप अपने कमरे में अगर अभी बैठे हो तो दीवारों को देखो, उसमें कुछ ना कुछ स्टाइलिंग अप्लाई हुई हुई है, सही है। आप अपने जिस्म को ही देख लो तो आपके जिस्म पे ही स्टाइलिंग हुई हुई है, सही है। HTML का जो किरदार है वो स्केलेटन की तरह है, लाइक जैसे हमारा जिस्म है वो बिल्कुल हड्डियां हैं, सही है। तो वो स्ट्रक्चर है, एक स्ट्रक्चर है। आप अपने घर को देखो तो उसमें जो सरिया है और जो बेसिक चीजें हैं वो एक स्ट्रक्चर है, लेकिन उसको खूबसूरत बनाने के लिए, उसमें उसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए अल्लाह ताला ने हमें जिस्म दिया है, हमें चेहरा दिया है, हमें बाल दिए हैं, सही है। इसी तरीके से हम घर के ऊपर कलर करते हैं, खूबसूरत सी खिड़कियां लगाते हैं, बल्ब लगाते हैं। तो वेब का भी बिल्कुल इसी तरीके का सीन है कि सिर्फ HTML से क्या कहते हैं, हम वेब तो टेक्निकली बना सकते हैं सिर्फ HTML के थ्रू, लेकिन यूजर को अट्रैक्ट नहीं कर सकते। लाइक एक आप इमेजिन करें कि कल को क्या कहते हैं, आप गली में कहीं गुजर रहे हो और सामने एक स्केलेटन चलता हुआ आ रहा होगा तो आप लोगों का क्या रिएक्शन होगा उसको देख के, सही है। लेकिन वहीं पर क्या कहते हैं, एक सही जिसामत और क्या कहते हैं अच्छी बॉडी बिल्डिंग वाला बंदा आ रहा होगा तो आप उसको देख के इम्प्रेस होंगे, सही है। तो वेब के ऊपर भी ऐसे ही है, हम सिंपल HTML लिंक लगाते हैं। अब मजे की बात यह है कि शुरू में वेबसाइट ऐसी ही बनती थी, उसमें कोई CSS अप्लाई नहीं होती थी, जस्ट HTML होती थी, उसमें हाइपर लिंक लगे होते थे और उस पर इंफॉर्मेशन
आप लोग अगर 90s की या 95 की मूवीज देखें हॉलीवुड की और इसकी, तो अगर उसमें कोई कंप्यूटर यूज करता हुआ आपने यूजर देखा होगा, तो उसके अंदर अगर वो कोई अगर वेब यूज कर रहा होगा तो उसके अंदर आप देखो मुश्किल से CSS यूज हो रही होगी। सही है, तो पहले इसी तरीके से यूज होती थी वेब, फिर CSS में एडवांसमेंट आती गई और अब तो खैर कहानी बहुत आगे चली गई। अच्छा इस्माइल, ये मैंने एक मैसेज किया आपको, ये आप अपने ब्राउजर में खोल के दिखा देंगे जो पहली वेबसाइट थी वो किस तरह की थी। बिल्कुल। तो ये हाँ बिल्कुल साहिद भाई, ये दुनिया की सबसे पहली वेबसाइट थी, वर्ल्ड वाइड वेब। सही है। बिल्कुल कोई नहीं, समझे एक ढांचा खड़ा हुआ है आपके सामने और उसके ऊपर ये इंफॉर्मेशन लिखी हुई है। अब आप खुद सोचें, यही आप तो अगर फेसबुक इस तरीके से मिलती है, आप फेसबुक भी, मैं यकीन से कह सकता हूँ कि आप लोग फेसबुक यूज करना छोड़ दें अगर फेसबुक अपनी स्टाइलिंग ही खाली हटा दें। सही है, तो कितना अजीब सा लगेगा ना कि आपके न्यूज फीड पे इस तरीके से जगह जगह टैक्स लिखा हुआ है, अजीब अजीब इमेजेस आ रही। तो यूजर को अट्रैक्ट करने के लिए हम लोग CSS का इस्तेमाल करते हैं। तो CSS एक सबसे बेसिक और दूसरे लफ्जों में अगर मैं कहूँ कि ऐसे ही हमें CSS करने के मिलते हैं। कोई भी वेब डेवलपर होगा, भले आपने पीछे जावास्क्रिप्ट लिखी है, PHP लिखी है और बड़ी प्रोग्रामिंग की है, AI लगाई है और फ्रंट एंड पे आपने सिर्फ HTML दे दी ना और CSS अप्लाई नहीं की, कोई यूजर आपकी वेबसाइट पे नहीं है। आप खुद सोचे ना, यूट्यूब कितनी बड़ी वेबसाइट है, कितना उसमें कंटेंट है, कितनी AI है, वो आपका क्या कहते हैं, आपकी इंगेजमेंट देख लेता है, आपका आप आपको खुद वो डिटेक्ट कर लेता है कि भाई किस तरीके से यूजर क्या इंटरेस्ट किस जगह पर है, वो किस टाइप की वीडियोस देखता है, कितनी AI लगी हुई है। लेकिन अगर उस यूट्यूब पे से खाली इमेजिन करें कि खाली CSS का पार्ट हटे है, तो यूट्यूब के मैं तो कहता हूँ एक 50 या 70% से ज्यादा यूजर वैसे ही चले जाएंगे। तो अच्छा, फेसबुक का भी मैंने जो है ना विदाउट सीएसएस वर्जन आपको शेयर किया है, देखें जरा, सिर्फ इनलाइन सीएसएस और टेबल यूज हुए हैं। इस्माइल दिखाओ जरा ये। तो अगर ये होता फेसबुक आज के दौर में तो आप लोग यूज करते थे? नहीं, ये कोई भी नहीं यूज फेसबुक करता। का सबसे सबसे पहला वर्जन था फेसबुक का। अच्छा मजे की बात, इसमें भी कुछ हद तक स्टाइलिंग यूज की। सही है, ये भी हम्म। प्योर वर्जन ऑफ HTML नहीं है। इसमें भी किसी हद में काफी हद तक CSS यूज हुई है। ये बटन बने हुए हैं ये, और वो है, और कलर हैं ये पर टॉप पे, और ये हेडर का एरिया। तो फिर भी आज के दौर का जो फेसबुक है और जो फर्स्ट वर्जन था फेसबुक का, उसमें देखना कितना डिफरेंस आ गया। तो CSS बहुत इंपॉर्टेंट है। और मजे की बात, अच्छे अच्छे डेवलपर्स, बड़े बड़े डेवलपर्स होते हैं जो कि 8-8 10-10 साल का एक्सपीरियंस रखते हैं। लेकिन मैं टू बी ऑनेस्ट कहूँ कि आज भी ऐसे बंदे हैं जो CSS की जो जान है और जो CSS की जो, जिसे कहते हैं ना, स्किल्स है, वो उससे महरूम है। वो हर कोई इसके ऊपर अबूर नहीं कर पाता, हर कोई इसको सही से सीख नहीं पाता। और मजे की बात, क्योंकि इंटरेक्शन ही इससे होती है। क्लाइंट भी अपनी वेब, अगर आप खुद सोचें, अगर आप एक क्लाइंट आपको वेबसाइट दे रहा है और आपने एक बहुत खूबसूरत तरीके से स्टाइलिंग की हुई है, तो क्लाइंट को तो दिखेगी ही CSS। उसको इससे मतलब नहीं होगा कि आपने उसको चैट बॉट बना के दे दिया है या आपने कुछ दे दिया। चैट बॉट के ऊपर UI कैसी है या उस वेबसाइट के ऊपर UI कैसी है, वो इम्पोर्टेंट चीज होती है। तो CSS का मेरे ख्याल में इंट्रोडक्शन इतना काफी है, वरना तो जो बोलने का तो बहुत कुछ है CSS के बारे में। सही है। स्ट्रक्चर एंड सिंटैक्स, आई होप सिंटैक्स आप लोगों ने शुरू के लेक्चर में भी पढ़ा होगा या देखा तो होगा एटलीस्ट। कुछ एग्जांपल साजिद भाई ने जरूर दिए होंगे कि CSS का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो फिर भी हम इसको एक फाइल बना लेते हैं। सही है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि CSS का स्ट्रक्चर क्या होता है। लेकिन उससे भी पहले मैं थोड़ा सा, अगर पहले हो चुका है तो मैं थोड़ा रिमाइंड करा देता हूँ कि हम CSS 3 तरीके से टाइप्स कर सकते हैं। इसे कहते हैं इनलाइन, इंटरनल, एक्सटर्नल। ये 3 टाइप, अच्छा इसे टाइप्स ऑफ CSS भी कहते हैं।
इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल। सही, ये 3 टाइप्स होते हैं। अच्छा, इनलाइन में सबको पता है कि हम डिव्स के अंदर एक स्टाइल का टैग लेते हैं डिव के अंदर ही, और फिर वहां पर हम जो भी प्रॉपर्टी CSS की यूज करना चाहे वो हम यूज करते हैं। इसी तरीके से हमारा जो दूसरा तरीका होता है वो होता है इंटरनल, जिसमें हम स्टाइल का एक पूरा टैग बनाते हैं और उसके अंदर फिर हम क्लास आईडी या किसी भी तरीके से उसको यूज करके उसकी प्रॉपर्टी को यूज करते हैं। तीसरा तरीका हमारा होता है कि हम फाइल इंक्लूड करते हैं, एक फाइल बनाते हैं और उस फाइल को, सही है, एक फाइल होती है हमारी और उस फाइल के अंदर हम जो भी कोड लिखते हैं और उस कोड के वही CSS का कोड होता है, बस वो एक्सटर्नल कहलाती है। अच्छा, प्रोफेशनली सबसे ज्यादा मैं कहूँ कि अगर 95-98% जो CSS यूज होती है वो एक्सटर्नल यूज होती है वेबसाइट्स में। सही है, बहुत रेयर केस होता है इंटरनल का, बहुत रेयर केस होता है इनलाइन का। वेबसाइट्स में प्रोफेशनली सबसे ज्यादा एक्सटर्नल यूज होती है, जो एक्सटर्नल फाइल होती है, क्योंकि बेस्ट प्रैक्टिस ये होती है कि आप अपने कोड को जितना डिवाइड करेंगे, जितना सेपरेट फाइल में रखेंगे, उतना आपको एज अ बिग पिक्चर, एज अ बिग वेबसाइट, जितना आप अपने कोड को डिवाइड करके रखेंगे उतना आपके लिए आसान होगा कोड को लिखना। अब आप सोचे ना, एक फाइल है, सही है, वो 2000-3000 लाइन की एक ही फाइल है, उसमें से आपके पास कोई वेबसाइट में बग आता है या आपको वेबसाइट में कोई इशू आता है, आप कितना फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे वो 2-3 हजार की लाइन को देखते हुए। वही आप अपनी फाइल को डिफरेंट उसमें तोड़ दें, सही है, डिफरेंट हिस्सों में तोड़ दें, तो उससे आपको ही एडवांटेज होगा कि होगा, तब भी वो टेक्निकली 2-3 हजार लाइन का ही कोड होगा, लेकिन एक ना जहन पे बोझ नहीं पड़ता कि यार वो जब कोड छोटा सा दिखता है ना तो विजिबिलिटी कोड की ज्यादा अच्छी नजर आ रही होती है। ये लोग जब ये चीज आपको तब ज्यादा रियलाइज होगी जब आप खुद वेब बना रहे होंगे ना, तो आपको ज्यादा रियलाइज होगी ये चीज। अच्छा, सही है। इसमें एक और चीज एक्सटर्नल सीएसएस जब हम लोग शामिल करते हैं ना, तो उससे हमें एक चीज ये भी बेनिफिट मिलता है कि हम लोग बाउंड नहीं होते। मिसाल के तौर पे अभी हम लोग यहाँ पे इनलाइन सीएसएस या इंटरनल सीएसएस लिख देते हैं और कल हमारे पास एक और नया पेज बनाने का होता है और सेम स्टाइलिंग या सेम चीज हमने वहां भी क्रिएट करनी है, ठीक है। तो हमने सिर्फ क्या करना है, हमने HTML वहां पे लिखनी है और सीएसएस की फाइल को हमें लिंक करवा देना अगर हमारे पास एक्सटर्नल सीएसएस होगी तो, ठीक है। हमें एक ही एक्सटर्नल सीएसएस की फाइल मल्टीपल वेब पेजेस में या मल्टीपल प्रोजेक्ट्स में यूज कर सकते हैं। बजाय से हम लोग इंटरनल होगी बिल्कुल तो इंटरनल सीएसएस का जो स्कोप है वो उसी जिस पेज में लिखी है उसी तक महदूद है, वो उससे दूसरे पेज पे इंप्लीमेंट नहीं होगी। एक चीज। सेकंड चीज है कि जैसे भी जो चीज इस्माइल बता रहा था ना कि आपके पास क्या नाम है कोड अलग अलग जगह रखा हुआ, तो अलग अलग जगह रखे हुए कोड का फायदा ये होगा कि आपको मालूम होगा कि आपने जो बग है, अगर आपने कोड खुद ही किया हुआ है तो आपको पहले से एक आइडिया होगा, थोड़ा सा सिक्स सेंस आपको बताएगी यार आपके जो इशू है ये फलां फाइल में होगा। अगर फलां फाइल में आपको आइडिया हो गया यार ये इशू जो है ना इंटरनल HTML का इशू है या फिर CSS का या जावास्क्रिप्ट का, लेकिन जब अगर आपने सारी स्टाइलिंग इनलाइन कर दी तो फिर आपको मालूम नहीं होगा या आपके लिए ट्रैक करना भी मुश्किल होगा कि जो बग है या इशू है ये HTML की वजह से क्रिएट हुआ या CSS की वजह से क्रिएट हुआ या जावास्क्रिप्ट की वजह से हुआ, ठीक है। बिल्कुल। क्लाइंट ने, जैसे इसकी एग्जांपल है ना, क्लाइंट ने एक इशू रिपोर्ट किया कि भाई ये फला जगह से आप मेरी वेबसाइट ब्रेक हो रही है। मिसाल के तौर पर उसने बोल दिया भाई मेरे जो आपने हेडर बनाया ना, हेडर नेविगेशन ब्रेक हो रही है। अब आपकी वेबसाइट में 20 पेजेस है, आपने इनलाइन स्टाइल किए, तो आप 20 पेजेस बोलोगे, 20 पेजेस पे जाके एक ही चीज को 20 जगह पे फिक्स करोगे। सही है। तो इनलाइन और इंटरनेट में ना ये बड़ा बहुत बड़ा डिसएडवांटेज। वही चीज अगर आपने एक्सटर्नल में की होगी, एक्सटर्नल फाइल के अंदर, क्लाइंट ने बोला भाई ये हेडर के जो नेविगेशन है ये फट रहा है। सही, नेविगेशन तो हर पेज में आती है ना, तो आप गए एक्सटर्नल फाइल, आपको पता है कि भाई एक्सटर्नल फाइल है, उसमें मैंने हेडर की उसकी स्टाइलिंग की हुई है, आपने एक फाइल खोली, एक जगह फिक्स किया, वो 20 पेजेस पे फिक्स हो गया। ठीक है, तो एक्सटर्नल फाइल है, ये बड़ा फायदा है। तो सिंटैक्स तकरीबन आसान है। इनलाइन का सिंपल ये होता है कि हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है और हम कॉलन के बाद उसकी वैल्यू लिखते हैं। ये हमारा बिल्कुल बेसिक सा क्या कहते हैं CSS का वो है, सिंटैक्स है।
अच्छा, लेकिन जब हम इंटरनल और एक्सटर्नल की बात करते हैं तो उस जगह पे हमें एक सिलेक्टर भी बताना होता है। सही है। इनलाइन के केस में हमें सिलेक्टर इसलिए नहीं बताना होता क्योंकि वो ही सिलेक्ट एलिमेंट के ऊपर है। लेकिन जब हम इंटरनल और एक्सटर्नल पे जाएंगे तो फिर हम यहाँ पर अगर मैंने लिख दिया डिस्प्ले ब्लॉक, सही है, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे डिस्प्ले ब्लॉक लिख दिया, तो उसको क्या पता चलेगा भाई डिस्प्ले ब्लॉक कहाँ लगाना है। तो हमें इंटरनल और एक्सटर्नल में बताना भी होता है कि भाई आपको इस एलिमेंट पे जाके ये चीज लगानी है। तो फिर उसको अंदाजा होगा कि हाँ यार ये इस चीज से एसोसिएट। तो हमें यहाँ पर प्रॉपर्टीज को जमा करने के लिए उसका नाम भी बताना। अच्छा, आप सबसे पहले सिलेक्टर बताओगे अपना, सही है। टाइप्स ऑफ सिलेक्टर हम अभी आगे जाके पढ़ते हैं। और फिर आप ब्रैकेट में प्रॉपर्टी कॉलन वैल्यू, ये मैं आप लोगों को चैट में भी दे रहा हूँ। उसके बाद हमारे पास आ जाता है CSS सिलेक्टर्स। अच्छा, सिलेक्टर्स हमारे पास काफी किस्म के हैं, सही है। अच्छा, उसके बाद ये हमारे पास सिलेक्टर्स पे हम आ रहे थे। तो हमारे पास सिलेक्टर्स में हमारे पास हम उसके टैग के नाम के साथ हम, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर अभी एक एग्जांपल क्रिएट कर लेता हूँ। ये फाइल को सेव कर लेते हैं, डेस्कटॉप पे सेव कर लेते हैं। अच्छा, इस डिफ के अंदर मैं लिख देता हूँ भाई वी आर डेवलपर्स, सही है। तो ये हमारे पास वी आर डेवलपर्स आ गया यहाँ पर डिफ के अंदर। अच्छा, अब यहाँ पर हम कलर की प्रॉपर्टी देते हैं तो भाई कलर रेड हो जाए। ये देखो इसका कलर रेड हो गया। अब यहाँ पर आती है हमारा असल गेम, अब शुरू हो जाए, सही है। एक तो मैंने इसको बोला डिफ के नाम के साथ, सही है। दूसरा हमारे पास क्या तरीका है, दूसरा हमारे पास सिलेक्टर कौन सा हो सकता है, आईडी। मैं इसका नाम दे देता हूँ टेस्ट, सही है। आईडी के थ्रू जब हम किसी भी एलिमेंट को गेट करते हैं तो हम हमेशा हैश का यूज करते हैं, सही है। कि भाई हैश आईडी और इसका कलर कर दो ब्लू, सही है। अब देखो मैंने बोला डिव जितनी भी हैं उनका कलर रेड कर दो, सही है। तो उसने इसका कलर रेड कर दिया, इसका कलर भी रेड कर दिया। लेकिन फिर मैंने बोला नहीं, आईडी अगर किसी पे टेस्ट आती है तो उसको ब्लू कर देना। और वो देखो क्या करेगा, उसने उसका कलर ब्लू कर दिया। यहाँ पे वी आर ब्लू डेवलपर्स कर देगा और वी आर डिफॉल्ट डेवलपर्स, सही है। अच्छा, तीसरा तरीका क्या होता है, मैं चाहता हूं कि भाई मैं एक ही जगह पे कुछ ऐसा काम करूं, मैं एक क्लास बना लूं कि मैं वो चीज किसी पर भी दूं तो वहां वो प्रॉपर्टीज के ऊपर अप्लाई हो जाए। उसके लिए हम करते हैं यूज क्लास को, सही है। अब मैं एक बोल्ड की एग्जांपल ले लेता हूं। मैंने एक क्लास बनाई बोल्ड। अच्छा, आईडी और क्लास दोनों हम एक साथ भी यूज कर सकते हैं, सही है। इसके साथ मैंने ले लिया स्पैन, यहाँ पर मैंने लिख दिया वी आर स्पैन और मैंने इस पे क्लास दे दी बोल्ड। अब एक मैजिक देखिएगा, सही है। क्लास को मैं यहाँ पर डिफाइन ही नहीं करी, ऐसा है 100 बोल्ड। ये देखो, जब आपको कोई ऐसी प्रॉपर्टी जो कि आपको मल्टीपल जगहों पे यूज करनी है, सही है, तो आप क्लास पे यूज करते हो। आपको कोई स्पेसिफिक किसी एक चीज को टारगेट करना हो, सही है। जैसे कि हमारा एक केस था कि भाई मैं चाह रहा था कि टेस्ट की आईडी जिस पर भी है उसका कलर ब्लू हो जाए, तो हम सिंगल के लिए आईडी यूज करते हैं, सही है। और अगर हम चाहते हैं कि भाई मेरी जितनी भी डिव्स हैं या मेरा जितना भी कोई स्पेसिफिक टैग है, फॉर एग्जांपल हम इसको इस तरह समझ लो कि भाई स्ट्रॉन्ग का टैग है, आप लोगों ने अपनी HTML की शुरू की क्लासेस में पढ़ा हो, सही है।
मैं चाहता हूँ भाई जो स्ट्रॉन्ग का टैग है, जहां जहां मेरा बोल्ड है वहां वहां मेरे पास उसको बोल्ड जो है कोई खास किस्म की स्टाइलिंग में आ जाए। तो हम क्या करते हैं, फिर डायरेक्ट एलिमेंट पे ही स्टाइलिंग दे देते हैं। सही है, लेकिन ये बहुत रेयर केस होता है। हम मोस्टली कभी भी एलिमेंट को डायरेक्ट स्टाइल नहीं करते। हाँ, कुछ मेजर स्टाइल्स हैं उसको हम जरूर कर लेते हैं, लाइक जैसे मेरा बटन। सही है, मेरा बटन का टैग भाई दिस इज बटन। अच्छा, मैं अज्यूम कर रहा हूँ आप लोगों को ये बेसिक फैक्ट्स के बारे में सबको पता होगा। सही है, तो मैं उसी हिसाब से लेता हुआ चल रहा हूँ। अब ये जैसे बटन है, मैं चाह रहा हूँ भाई मेरा जो बटन है उस पर हमेशा कलर रेड कलर का है। सही है, जब भी कोई HTML में बटन आए उसका कलर रेड हो, तो हम डायरेक्ट एलिमेंट को उसके टैग के नाम के साथ ही डिफॉल्ट में स्टाइल कर दें। सही है, इस तरह थोड़ा अच्छा कर लेते हैं। अच्छा, सेंटेक्स भी आप लोगों को क्लियर है? सेंटेक्स भी क्लियर है कि डायरेक्ट टैग नेम पे किस तरह यूज करते हैं, आईडी को किस तरह यूज करते हैं, क्लास को किस तरह यूज करते हैं। सही, मैं वैसे रिपीट भी कर देता हूँ कि डायरेक्ट टैग नेम में हम कोई हैश कोई डॉट नहीं लगाते, आईडी के केस में हम हैश लगाते हैं, क्लास के केस में हम डॉट लगाते हैं। तो वो खुद ही आइडेंटिफाई कर लेता है कि ये आईडी से पकड़ना है, क्लास से पकड़ना है, या नाम से पकड़ना है। सही है, और जब हमें जर्नल स्टाइलिंग किसी स्पेसिफिक एलिमेंट की करनी होती है, जैसे बटन है या इनपुट है या कोई भी ऐसा टैग है, तो हम डायरेक्ट उस पे उसके टैग के नाम के साथ स्टाइल करते हैं। लेकिन हमें कोई एक पर्टिकुलर स्टाइल लिखना होता है तो हम आईडी यूज करते हैं, और हमें जब एक जर्नल स्टाइल लिखना होता है तो हम हमेशा क्लास यूज करते हैं, ताकि हम उस क्लास को कहीं जहां पर भी लगाए वहां पर वो स्टाइलिंग अप्लाई हो जाए। सही है। अच्छा, इसके अलावा और भी बहुत सारे एडवांस लेवल के सिलेक्टर्स हैं, नहीं और भी हैं आसिम, और भी बहुत सारे हैं, लेकिन वो हम जब एडवांस लेवल पे जाएंगे तब हम उसको पढ़ेंगे, लेकिन सबसे ज्यादा बेसिक्स ये तीन ही हैं। इसके अलावा हमारे पास डाटा एट्रीब्यूट और भी बहुत सारे तरीके हैं जिसके थ्रू हम इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं इनकी प्रायोरिटी पे कि किसकी प्रायोरिटी ज्यादा होती है। ये इतना तो क्लियर है आप लोगों को। अब आ जाए प्रायोरिटी पे कि फॉर एग्जांपल आपके पास 3 बटन है, एक पे मैंने दिया आईडी और उसको मैंने दे दिया टेस्ट। सही है, एक मेरी क्लास है जिसको मैंने दे दिया बोल्ड। बोल्ड मेरे पास 2 है। अच्छा, दिस इज आईडी बटन, क्लास, सही है भाई। इस पे मैंने क्या दिया हुआ है, कलर व्हाइट दिया हुआ है, और इस पे दे देता हूँ कलर रेड। अच्छा, अभी मैं ना टेस्ट वाला जो ये आईडी वाला है इसको अभी मैं वो कर रहा हूँ, हटा रहा हूँ। अच्छा भाई, अब मेरे पास 4 बटन है। एक मेरा सिंपल बटन है, सिंपल बटन को मैंने टैग के नाम के साथ मैंने उसको सिलेक्ट किया, जिसको मैंने बोला भाई आपका कलर जो है वो व्हाइट होगा। सही है, और आप जो हो उसका जो बैकग्राउंड है ब्लू। तो ब्लू कलर तो देखो सब पे अप्लाई हो, इसमें तो कोई टेंशन ही नहीं है, ब्लू कलर सब पे अप्लाई हो गया। लेकिन आप लोग देख रहे हो कि 2 मेरे पास बटन ऐसे हैं जिसपे रेड कलर आया। वो रेड कलर क्यों आया? क्योंकि मैंने 2 जगहों पे क्लास दी हुई है बोल्ड के नाम से। सही है, तो उसने क्या किया, तो मैं फॉर्म वेट हटा देता हूँ। उसने क्या किया, उसने देखा भाई ये 2 क्लास ऐसी हैं जिसपे बोल्ड अप्लाई हो रहा है, तो उसने क्या किया, रेड कलर लगा दिया। इसको भी मैं क्लास दे देता हूँ बोल्ड। तो अब क्या होगा, 3 बटन पे मेरे ब्लू कलर आ जाएंगे। अब मैं इसको इनेबल करता हूँ, अब मैजिक देखिएगा, ग्रीन कर दो इसको, नजर नहीं आ रहा। ग्रीन भी नजर नहीं आ रहा, कोई अच्छा कलर बताओ जो नजर आ जाए। ब्लैक कर देते। सही है, अब आप मैजिक देखें कि टेस्ट वाले को उसने, जबकि इस पे भी क्लास लगी हुई है, इस पे भी मेरी बोर्ड वाली क्लास लगी हुई है। सही है,
ये देखें, और उस पर मैंने डिफाइन किया हुआ है कलर रेड, लेकिन फिर भी उसने किसको प्रेफर किया, आईडी को। तो हमें क्या समझ में आई कि सबसे ज्यादा प्रायोरिटी जो होती है वो आईडी की होती है। अगर आप किसी पे आईडी देके स्टाइलिंग अप्लाई करते हो और उस पर आप क्लास भी लगा देते हो, सही है, और फिर आप उस भले एलिमेंट पे भी उसके स्टाइल किया हुआ हो, आपने उसकी क्लास पे भी स्टाइल किया हो, लेकिन अगर आपने उस पर आईडी लगा के उस पर स्टाइल कर दिया तो ब्राउजर किसको रेंडर करेगा, जिसपे आईडी लगी हुई होगी। इससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो आईडी ऊपर है या नीचे अप्लाई हुई है, सही है। अच्छा, एक चीज अब और मैं आपको नहीं सिखाता, ओवरराइड क्लास, क्लास, सही है, उसको हम ओवरराइड क्लास कर, मैं चाह रहा हूं कि मैं इस पे कलर पिंक लगा दूं। अब मैंने एक बटन बनाया जिसमें मेरे पास बोर्ड की क्लास लगी हुई है, लेकिन साथ में ओवरराइड क्लास की भी लगी हुई है। तो ये देखो, ये पिंक कलर का बटन, सही है। पिंक कलर का बटन क्यों हुआ, क्योंकि मैंने एक और क्लास जो कि मैंने अपनी बोर्ड वाली क्लास के नीचे डिफाइन की है, तो उसने उसको पिक कर लिया, सही है। अच्छा, अब क्लास और क्लास का जब फड्डा होगा आपस में, तो वो क्लास जीतेगी जो नीचे डिक्लेयर होगी। ये देखो, जब मैं ये ओवरराइड वाली क्लास को ऊपर ले गया बोल्ड से, तो अब इसने रेड कलर ही उठाया। अच्छा, मैं सब कलर येलो कर देता, गोल्ड कर देता, सही है। अब ये देखो, अब जब मैं इसको नीचे डिफाइन करूंगा तो ये उठा लेगा, देखो इसने गोल्ड कर दिया उसको, सही है। ये सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं आप लोगों को, प्योरिटी किस तरीके से डिफाइंड होती है। सबसे पहले, सबसे लोएस्ट प्रायोरिटी जो होती है वो होती है एलिमेंट के टैग के नाम की। उसके बाद दूसरे नंबर पे प्रायोरिटी किसकी होती है, उस क्लास की। क्लास में उस क्लास की प्रायोरिटी ज्यादा होती है जो कि नीचे डिफाइंड होती है। अच्छा, अब एक और मजेदार चीज है, इस पे मैंने बोल्ड भी लगाया, इस पे मैंने ओवरराइड भी लगाया, मैं ये वाली हटा देता हूँ, मैंने इस पे ओवरराइड भी लगाई और इस पे आईडी भी लगाई, फिर भी देखें उसने आईडी को ही उठाया, जबकि उसके नीचे दो क्लासेस हमने लिखी है, बोल्ड भी लगी हुई है, उसके बाद ओवरराइड करके भी हम उसको जान लगा के कोशिश कर रहे हैं कि भाई बोल्ड हो जाए, लेकिन वो बोल रहे हैं नहीं, आईडी, आईडी इज द किंग, सही है। तो आईडी हमेशा ऊपर ही रहेगी, ये देखो ये आईडी वाला भी, सही है। अच्छा, इस सारे की समरी ये थी कि भाई सबसे जो हाई प्रायोरिटी है सीएसएस में स्टाइलिंग में आईडी की है, उसके बाद सेकंड नंबर के ऊपर क्लास की है, और थर्ड नंबर पे एलिमेंट सिलेक्टर की है, ठीक है। अगर कभी कोई ऐसा एलिमेंट जिसके ऊपर क्लास भी लगी है, आईडी भी लगी है और उसके अपने एलिमेंट के नाम से भी स्टाइलिंग हुई है, तो वो वाली स्टाइलिंग उठाएगा जो कि आईडी के नाम के साथ लिखी गई हुई, ठीक है। बिल्कुल, और अगर इस ऐसा चीज को एलिमेंट, मैं मजीद, हाँ मैं इस चीज को मजीद वो करता हूँ कि ये आईडी तो उठाएगा उठाएगा, लेकिन क्लास में क्या होता था कि जो चीज नीचे डिफाइंड होगी, क्लास जो नीचे डिफाइंड होगी उसको उठाएगा, लेकिन आईडी भले नीचे और डिफाइंड हो या ऊपर डिफाइंड हो, वो उठाएगा हमेशा आईडी को ही। अच्छा, इस चीज में एक और नई चीज मैं ऐड करता हूँ, आप लोग में से मोस्टली लोगों ने गेम्स तो खेले ही हैं, सही है। तो एक तो होता है डिफॉल्ट रूल्स ना, किसी भी लैंग्वेज के, किसी भी गेम के, किसी भी, इवन हमारे रियल लाइफ में भी कुछ एक डिफॉल्ट रूल्स होते हैं। एक होती है पावर्स गेम्स के अंदर, सही है। तो सीएसएस में भी पावर्स होती है, जिसे हम कहते हैं इम्पोर्टेंट। ये एक सिंटैक्स है, कॉलन के बाद इम्पोर्टेंट लगा दो, सही है। ये आप किसी भी प्रॉपर्टी के आगे लगा देंगे ना, तो सीएसएस के सारे रूल तेल लेने चले जाएंगे। फिर क्या होगा, देखो मैंने आईडी वाले को, ये जो बोल्ड है, मैंने बोला बोल्ड कलर रेड हो जाए, वो उसने गोल्ड भी नहीं उठाया, उसने ब्लैक भी नहीं उठाया, उसने सब पे रेड लगा दिया, क्योंकि मैंने उसको बोला है कि ये प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट
ठीक है, टॉपिक्स तो हमारे अभी आगे बॉक्स मॉडल और आगे और भी हैं, इसको हम अगले सेशन में मूव कर देते हैं। आज के सेशन को हम यहीं पे रोकते हैं। अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चन अभी भी हैं तो आप लोग अभी आप पूछ सकते हैं।